और उनका सब्जेक्ट है जनरल सर्जरी, और उस पर आज हम कुछ सुनेंगे, साथ में साधना जारी रखेंगे। आप हाथ अपने शरीर पर रखना और जैसे जैसे हाथ तो ऊर्जा जारी रहेगी। हैंड ओवर टू डॉक्टर रमेश बांडेबुचे सर। चित्रा दीदी हरिओम बांडेबुचे दादा. सर. ताई, हे बाहेरचं कुत्र्यांचा आवाज येत आहे का? हो 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 काका, थोडं डिस्टर्बन्स आहे आवाजांमुळे. हा, इकडे मुंबईला आहे तर त्याच्यामुळे हे बाहेरच्या कॉलनी मधला आवाज येत आहे. अच्छा अच्छा. तर खिडक्या वगैरे बंद केल्यात का? खिडक्या बंद केल्या ना, नेटवर्क नाही नाही, ते कारण त्यांचा आवाज आपल्याला क्लिअर येणार नाही ना काका. जनरली ते शांत जागेवर असतात, मुंबईला गेले आहेत. ठीक आहे ते. हा हा सर, आता भरपूर कमी. ओके, तर मग मी शेअर करते. येस काका, परिचय द्याल का? आदरणीय डॉक्टर बांडेबुचे सर हे सरकारी नोकरीमध्ये होते आणि आमच्या भंडाऱ्याला सुद्धा ते सिव्हिल सर्जन म्हणून होते. यांचा सर्जरी बरोबर किंवा मेडिकल प्रोफेशन बरोबरच त्यांचा योगाचा अभ्यास आहे. ते बाबा रामदेवजीच्या योगा वर्गाशी सुद्धा जुळले आहेत. एकदा त्यांच्या मी त्यांच्या बरोबर तिथं पण होतो. योग धामला आमचं योग शिक्षकांचं शिबिर त्यांच्या सोबतच झालं. अतिशय इमिनंट पर्सनॅलिटी, आणि त्यांचा या सोबतच निसर्गोपचारवर सुद्धा अभ्यास आहे. आणि ते योग दादासाहेब टिचकुले योग वर्गामध्ये सुद्धा जोडले आहेत. त्यांचे बाकी वर्ग सुद्धा सुरू असतात. तर त्यांच्या ते जे मार्गदर्शन करतील त्या मार्गदर्शनामधूनच त्यांचा आपल्याला परिचय होईलच. तर जास्ती वेळ न घालवता मी आदरणीय रमेश बांडेबुचे सर यांना विनंती करतो की त्यांचं लेक्चर सुरू करावं. धन्यवाद. हरिओम दादा. आवाज येत आहे ना दादा बरोबर? हो हो. ध्यानदार शानदार नरेश दादा टिचकुले यांच्या, नरेश दादा चारमोळे यांच्या ध्यान वर्गामध्ये मी डॉक्टर रमेश बांडेबुचे नागपूरहून सर्वांना प्रणाम करतो. आणि आदरणीय आमचे नरेश दादा चारमोळे यांनी माझा अल्पसा परिचय करून दिला, त्याबद्दल त्यांचेही धन्यवाद. आणि चित्राताई कडू यांनीही आपल्या ह्या वर्गामध्ये आपला सहयोग साधून दिला, त्याबद्दल त्यांचेही धन्यवाद. आपला आजचा विषय आहे जनरल सर्जरी. हा जनरल सर्जरी विषय सर्वांना आजकाल सर्जरी किंवा कोणाचं ऑपरेशन करायचं असलं तर हा विषय सर्वांच्या कानावर येतो की एखाद्या पेशंटचा ऑपरेशन केलं आहे, त्याचं ऑपरेशन करायचं आहे, त्याचं ऑपरेशन करणार आहेत. तर याबद्दल, तर ऑपरेशन कशाबद्दलचं आहे, कसं करतात आणि त्यामध्ये केव्हा आवश्यकता पडते, कोणत्या आपल्या अवयवाची आवश्यकता पडते, याबद्दल थोडी सर्वसाधारण लोकांना माहिती होईल यासाठी आपण आजचा विषय घेतलेला आहे.
तर सर्वात पहिल्यांदा आपलं जे शरीर आहे, हे शरीर आमचे आदरणीय नरेश दादा आपल्याला सांगतातच, तुम्ही डोक्यावर हात ठेवा किंवा हायपोथॅलॅमस पे हात रखो. हिंदीमध्ये घेऊ का ताई? हो, हिंदीमध्ये चालेल सर. सर, चालेल. आपल्याला पीपीटीची स्लाइड दिसत आहे ना इथे सगळ्यांना? हो, काका हो, तुम्हाला हो. दिसत आहे? हो हो स्लाइड दिसत आहे, पण स्लाइडच्या सोबत ते माझा फोटो वेगळा दिसतो आणि स्लाइड वेगळी दिसते. हा, आला आता तो, आला. दोन्ही हा, आले सोबत. दोन्ही आले ना सोबत? हा, येस. तो आज हम जनरल सर्जरी के बारे में सुनेंगे कि ये सर्जरी ऐसा बहुत बड़ा विषय है और इसमें से कई प्रकार की सर्जरी में शाखाएं है कि जिसको हम बहुत बार सभी को मालूम रहता है, लेकिन उनके नाम नहीं मालूम रहते हैं। तो उसमें से आँख के लिए आँख के जनरल सर्जन, आई सर्जन रहते हैं, कान नाक घसे के लिए ईएनटी सर्जन रहते हैं। ये बाद में पेट के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन रहते हैं, अपने ब्रेन के लिए न्यूरो सर्जन रहते हैं, अपने हड्डियों के लिए आर्थोपेडिक सर्जन रहते हैं। ऐसे कई प्रकार के हमारी सर्जरी में शाखा है। उसमें से मेरा जो विषय है आज ये जनरल सर्जरी, यानी इसमें सभी शाखाएं इंक्लूड होती है। तो आज हमारे शरीर में जो कुछ भी, पहली स्लाइड था, हमारे शरीर में जो कुछ भी ऑर्गन्स रहते हैं और हमारा शरीर, हमारे दादा हमेशा बताते हैं कि अपना शरीर पंच धातु से बनाया हुआ है, लेकिन ये हमारे मेडिकल साइंस में पंच धातु ये शब्द नहीं होते हुए उसमें स्किन, फैट, प्रोटीन, मसल्स, बोन्स, इससे बना हुआ अपना शरीर हम पहचानते हैं। तो ये हमारी जो स्किन है, वो स्किन से लेके तो पूरे बोन तक के हमारा जो शरीर है वो किस प्रकार से दिखता है, वो हमारे आदरणीय चित्रदाई ने बहुत अच्छे तरीके से अपने को चित्र में दिखाया है। उसमें से शुरू से हम देखेंगे तो राइट साइड में हमारा ऊपर में दिखता है वो ब्रेन है और उससे संबंधित सर्जरी है न्यूरो सर्जरी। उसके बाद में हार्ट दिखता है, उसके लिए सर्जरी है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। उसके साइड में लेफ्ट साइड में एक दिखता है ऑर्गन, वो दोनों साइड के लंग, तो ये पल्मोनरी सर्जरी इसका नाम है। उसके बाद में फिर राइट साइड में हार्ट के नीचे और दिखता है वो है स्टमक, और उसको ही उसके आगे की जो इंटेस्टाइन है, पेट की सर्जरी लेप्रोस्कोपिक, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी बोलते हैं। उसके साइड में लेफ्ट साइड में और एक दिखता है लंग्स के नीचे, वो है लीवर। वो हमारा लीवर राइट साइड में रहता है, उसके संबंधित जो सर्जरी है उसके लीवर के सर्जन, लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन या हिपैटिक सर्जन, वो भी ब्रांच है। उसके नीचे लीवर के नीचे है दो ऐसे बीन शेप बोलते हैं, किडनीज है। तो उसमें किडनी के लिए जो सर्जन है वो यूरो सर्जन। उसके बाद में उसके नीचे है पैनक्रियाज, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में ही आता है पैनक्रियाज। उसके साइड में स्टमक के नीचे अपन राइट साइड में देखेंगे तो दोनों साइड में अंडकोश और पेशाब की जगह दिखाई है, वो यूरो सर्जन में आती है। उसके नीचे में फिर गर्भाशय दिखाया है, वो गर्भाशय जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है और उसमें ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सर्जन यानी लेडीज स्पेशलिस्ट का कोर्स आता है। तो इस प्रकार से इतनी ब्रांचेस है, और उसमें जो नहीं दिखा है वो है हड्डी और मसल्स का, यानी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से संबंधित सर्जन, वो है आर्थोपेडिक सर्जन, अस्थि रोग तज्ञ जिसको बोलते हैं हम। और इस प्रकार से एक और चित्र रह गया जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ही आता है, यानी बड़ी आंत दिखाया है उसमें और छोटी आंत भी है, गुलाबी कलर में जो है वो। तो इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन बोलते हैं, और इसको अगर देखने का रहा तो उसको एंडोस्कोपिक सर्जन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में
कम से कम 13 से 14 सिस्टम काम करती है, और वो हर एक सिस्टम हमारे शरीर से संबंधित जो भी काम करती है उसके बारे में हमको जानने का है, कि उसमें विकार किस तरह से आते हैं और किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से उपचार करते हैं। नेक्स्ट। तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में अभी हमने बताया है उस प्रकार से ब्रेन, हार्ट, स्टमक। स्टमक बोले तो पेट अपना जो लेफ्ट साइड में रहता है, लिवर जो अपना राइट साइड में रहता है, हार्ट भी अपना लेफ्ट साइड में छाती में रहता है, और उसके बाजू में लंग्स रहते हैं छाती में ही। तो छाती में बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो हमारे भगवान ने हमको दिया है, वो 2 साइड से 2 लंग्स और लेफ्ट साइड में हार्ट। तो हमारे नरेश दादा हमेशा बोलते रहते हैं अपने लंग्स सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं करके, तो यही लंग्स है। उसके बाद में पैनक्रियाज है, वो जो पेट में रहता है। तो पैनक्रियाज पेट और अपना छाती जो है वो दोनों को अलग अलग करने का जो एक बीच में ऑर्गन है उसका नाम है डायफ्राम। वो डायफ्राम इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो हम जो कुछ भी प्राणायाम करते हैं, हमारे दादा जब भी अपने को कपालभाति प्राणायाम बताते हैं तो उस टाइम ये डायफ्राम का बहुत यूज होता है, और वो बहुत पावरफुल रहता है। जिनका बहुत पावरफुल रहता है वो बहुत ज्यादा देर के सांस रोक भी सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कपालभाति भस्त्रिका कर सकते हैं। उसके बाद में है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उपयोगी एक ऑर्गन है जो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बीच में रहता है। और ये अपने को बहुत सारे लोगों में अपन ने देखा होगा कि जिनका पेट में पानी जमा होता है, या लोग जो दारू पीते हैं उनको बार बार पेट में दर्द होता है, तो वो ये पैनक्रियाज में तकलीफ होती है। तो इसमें पैनक्रेटिक सिस्ट बोलो या पैनक्रेटाइटिस ऐसा उसको आजार होता है। उसके बाद की रिप्रोडक्टिव मेल सिस्टम है, यानी अपने पुरुष की जननेंद्रिय सिस्टम। तो पुरुष की जननेंद्रिय सिस्टम में हमने जो चित्र में दिखाया था वो राइट साइड में हमारा दोनों साइड में अंडकोश और लिंग और पेशाब की जो रिप्रोडक्टिव अपना यूरिनरी सिस्टम में ब्लैडर दिखाया था। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फीमेल सिस्टम में होरी रहती है दोनों साइड में, बीच में यूटेरस रहता है, उसको सर्विक्स रहता है, और इस प्रकार से ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद में किडनी दिखाया, जो जहाँ किडनी में पथरी होती है कभी, या किडनी का आजार आपने सुना होगा जिसमें डायलिसिस करना पड़ता है, इस प्रकार से किडनी के आजार है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो छोटी आंतड़ी है वो हमारा डाइजेशन करने का काम करती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो कुछ भी हम डाइजेस्ट किया हुआ है उसको पचाने के बाद बाहर निकालने के लिए, और जो कुछ भी हमने खाना खाया है वो डाइजेशन होने के बाद में उसमें ज्यादा का पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, और हमारे जो शरीर में बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है तो बी कॉम्प्लेक्स तैयार करने के लिए बड़ी आंत हमको काम में आती है। नेक्स्ट। तो अभी सबसे पहली जो सिस्टम है उसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो उसमें सबको मालूम है कि हमारे आदरणीय नरेश दादा जो बोलते हैं ये पीछे में अपना हाथ रखो, और हमारे ईश्वर को, शिव को बुलाते हैं, तो वो ब्रेन के ऊपर हम हाथ रखते हैं। तो ब्रेन के जो पार्ट्स है वो पार्ट्स के बारे में हमारे चित्रा दीदी ने एक बार बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम के बारे में जब पढ़ाया था, तो उसमें बहुत डिटेल में कैसा दिखता है वो हमको दिखाए थे। तो ये गुलाबी कलर में जो दिखाया है वो फ्रंटल लोब है, ये येलो कलर में पैराइटल लोब है, बाद में ये ग्रीन कलर में टेम्पोरल लोब है, और जो पर्पल कलर है उसमें ऑक्सीपिटल लोब है, और सबसे नीचे में है वो सेरिबेलम है। और ये सेरिबेलम आगे में उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे पूरे मनके में अंदर से जाता है, और बहुत सेफ हमको भगवान ने रखा हुआ है। तो ये ब्रेन में हम सभी प्रकार के, हमारे नरेश दादा तो बोलते हैं कि सब प्रकार की यादों को हम जला दे, पुरानी यादों को जला दे। तो ये जो यादें हैं
और जो कुछ भी हमको भगवान ने बुद्धि दिया है वो बाद में याददाश्त है, ये जो कुछ भी हम बोलते हैं उसकी शक्ति है, देखने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है और हमारा बैलेंस करने की शक्ति है, ये सब हमारे ब्रेन में है। तो उसमें से शॉर्ट में हम दिखाएंगे कि ये फ्रंटल लोब है, इसमें हमारी मेमोरी की जो शक्ति है ये इसमें रहती है। ये पैराइटल लोब दोनों साइड से है। ये पैराइटल लोब में हमको हमारे जो जो कुछ भी ऑर्गन्स है उसके बारे में बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं और टेम्पोरल लोब जो दोनों साइड से रहता है। तो टेम्पोरल लोब में जो कुछ भी हम आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो इस प्रकार की नर्व्स उसमें से जाती है। तो लेफ्ट साइड टेम्पोरल लोब दोनों अपने आँख के और कान के बीच में दोनों साइड में रहता है। बहुत बार इसलिए हम बोलते हैं कि कोई पहले बोलते थे कि मारते हैं तो सर के ऊपर, कनपट के ऊपर मत मारो। तो कनपट के ऊपर मारने से ये जो टेम्पोरल लोब है इसको इंजरी होती है और उससे पेशेंट बेहोश होता है या मर भी सकता है। उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब जो पर्पल कलर का दिखाया है वो हमारे, हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारी आंखें जो देखती है तो उसका कंट्रोल जो है वो ऑक्सीपिटल लोब से होता है। और ऑक्सीपिटल लोब में हमारे आंख से जो कुछ भी किरणें जाती है वो आंख से किरणें जाने के बाद में ऑप्टिक कियाज्मा करके अंदर रहता है, उसमें वो नर्व पाथ है, उससे हम देखने से जो इमेज उल्टी रहती है वो सीधी होती है और हमको लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बराबर पहचान सकते हैं। तो बहुत बार शुरू में हम देखेंगे कि छोटे बच्चों को अपन बोलेंगे कि तू अपने राइट साइड से लिख, तो वो लेफ्ट साइड से लिखना चालू करता है, क्योंकि उसको जो लेफ्ट और राइट जो सेंसेशन जाते हैं हमारे ब्रेन में वो उसको पहले शुरू में समझ नहीं आते हैं। तो वैसा लेफ्ट और राइट ब्रेन अगले चित्र में हम देखेंगे उस टाइम उसमें रहेगा। तो उसमें राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और राइट साइड का ब्रेन हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। उसके नीचे है सेरिबेलम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी हम बैलेंस करते हैं, साइकिल सीखते हैं या दोनों पैर के ऊपर खड़े रहते हैं, बहुत सारे लोगों को एक पैर के ऊपर भी खड़ा रहने के लिए जो हम वृक्षासन करते हैं उस टाइम एक पैर में खड़ा रहते हैं, ये जो बैलेंस है ये हमारे सेरिबेलम्स के ऊपर जाता है। बहुत बार हम कहीं पे ऐसे किनारे के ऊपर बैठे हैं, कुएं के किनारे के ऊपर बोलो या नदी के किनारे के ऊपर बैठे हैं और छोटी सी जगह है, उस टाइम बहुत बैलेंस बहुत केयरफुल हमको रखता है, ये सेरिबेलम है। तो हमारा बैलेंस रखने वाला सेरिबेलम ये फिर आगे में सेरिबेलम के और हमारे ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हमारे बहुत बार हमारे नरेश दादा बोलते रहते कि पीछे हाइपोथैलेमस के ऊपर अपना हाथ रखो। तो वो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियक सेंटर है और टेम्परेचर सेंटर है, हमारा भावनात्मक सेंटर है, बहुत सारे सेंटर उसमें रखे रहते हैं। इसलिए बहुत बार हमारा शरीर का जो टेम्परेचर आपने सुना होगा कि धूपकाले में वो एक पेशेंट कभी बड़बड़ करने लग जाता है या एक आधे पेशेंट को सर में मार लग जाता है तो उसको वो बड़बड़ करने लग जाता है, तो वो हाइपोथैलेमस सेंटर जो है वो डिस्टर्ब होता है और उसके वजह से हम एक तो बड़बड़ करने लगता है, कभी कभी भूल जाता है या तो फिर कुछ भी ऐसी बातें पुरानी यादें बोलता है कि जो कभी उनने सुना नहीं था। तो एक एक आपने एक सुना होगा नार्को टेस्ट जो करते हैं, जो कुछ भी गुनहगार लोग रहते हैं उनको बोलते सुनते कि नार्को टेस्ट करते, तो नार्को टेस्ट में बाकी की यादें जो सच्ची सच्ची जो बोलने का है वो पेशेंट बोलने लग जाता है। तो हमको ध्यान में जब जाते हैं, हमारे नारायण दादा जो हमको रोज ध्यान कराते हैं, ये ध्यान करने से हाइपोथैलेमस में जो कुछ भी सेंटर है वो बहुत एक्टिव होते हैं और धीरे धीरे हम उस आध्यात्मिक प्रगति को पाना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, वो हाइपोथैलेमस सेंटर से महत्वपूर्ण उसकी एक्टिविटी है। वो जो हमारा ब्रेन का नीचे का भाग आगे में जाता है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी को हेड इंजरी हो गई और वो एक बेहोश हो गया करके। तो ये जो जितने भी ब्रेन के पार्ट दिखाया है और ये बाहर के पार्ट है और उसको ब्रेन को अपन ने जैसा एक आधा तरबूज काटने के बाद कैसा दिखेगा, तो उस टाइम ये अंदर के जो पार्ट्स है वो दिखते हैं। तो उसमें जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर ऐसा हमारा अंदर का ब्रेन का पार्ट है। और ये ब्रेन का पार्ट जो है ये
इसमें छोटे से हमारे कोटी में बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने रखा हुआ है कि जिसको थोड़ा सा भी धक्का लगा तो भी कुछ नहीं होने को ना, क्योंकि ऐसा बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है। तो बहुत ही जोर से धक्का लगा, जब भी इसको धक्का लगता है तो इसमें धक्का लगने का बात ऐसा है कि जोर से अगर सर के ऊपर मार लग गया या दीवार से टकरा गया या सर के ऊपर टकरा गया है, एक्सीडेंट में टकरा गया है, तो उसको ब्रेन हिल जाता है अंदर के अंदर, उसको हम ब्रेन का कॉन्कशन बोलते हैं। तो ब्रेन का कॉन्कशन होने से थोड़ा देर के लिए पेशेंट बेहोश होता है, लेकिन बाद में फिर से होश में आ जाता है। उसके बाद ब्रेन में और भी कभी-कभी जो ब्लड वेसल है ब्रेन की, ये ब्रेन की ब्लड वेसल अगर डैमेज हो गई तो ब्रेन में हेमरेज होता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि उसके ब्रेन में हेमरेज हो गया, तो हेमरेज हो गया तो उसमें पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट का, और वो बेहोश होता है, या कभी-कभी एक साइड उसका काम नहीं करता, कभी एक हाथ काम नहीं करता, कभी एक पैर काम नहीं करता, कभी पूरी आधे साइड का हिस्सा काम नहीं करता। ये सब ब्रेन में पैरालिसिस होने के, ब्रेन में हेमरेज होने की वजह से होता है। दूसरा पार्ट है ब्रेन में, कभी-कभी ऐसा आपने सुना होगा कि उसको पलटिया-पलटिया पैरालिसिस हुआ है। तो पैरालिसिस हुआ है तो उसको सबसे शुरू में ये होता है कि अपने शर्ट की बटन लगा नहीं सकते, जो लोग धोती पहनते हैं वो धोती पहन नहीं सकते हैं, शर्ट निकाल नहीं सकते हैं। ऐसी छोटी-छोटी क्रिया जो है वो कर नहीं सकते, उस टाइम अपने को पहचान सकते हैं कि भी इसको पैरालिसिस हो रहा है। तो ये पैरालिसिस होने का जो स्टार्टिंग है, ये हमारी जो ब्लड वेसल है कभी-कभी उसमें अटकाव आ जाता है, क्लॉट आ जाता है, उसकी वजह से हमको पैरालिसिस होता है। तो ये पैरालिसिस का क्या कारण है? कभी-कभी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहा, बहुत कभी-कभी बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई, उसकी वजह से भी पैरालिसिस होता है। तो ये सब चीज़ें हमको ब्रेन में होने की वजह से होती है, और एक बहुत अच्छा सेंटर जो हमारा मेमोरी का है, वो भी ब्रेन में रहता है, और जो कुछ भी अच्छी-अच्छी बातें हम करते हैं, वो भी सेंटर हमारे ब्रेन में रहता है। तो बहुत बार जो लोग पागल होते हैं या कुछ भी बड़बड़ करते हैं, वो या उसको ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स है, उसमें से वो पेशेंट बड़बड़ करते रहते हैं, उससे हिंसा करने की वृत्ति होती है, कभी आत्महत्या करने की वृत्ति होती है। ये सभी सेंटर्स हमारे ब्रेन में है। तो ब्रेन से आगे का जो पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे जो 33 मनके हैं, 7 हमारे इसके सर्वाइकल मनके हैं, 12 हमारे थोरैसिक मनके हैं, और कमर के मनके हैं, वो 5 लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं उनको। और उसके नीचे में फिर सैक्रम जो फ्यूज 6 वर्टिब्रे है, उसके नीचे फिर कॉर्सिक्स है, जो हम जानवर में जो पूंछ देखते हैं उसमें सबसे आखिरी में हमारे जो मनके हैं उनको कॉर्सिक्स मनके बोलते हैं। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड लंबर वर्टिब्रे तक के जाता है, और उसके बाद में फिर उसकी छोटी-छोटी नसें जो है वो हमारे पैर तक के हमको सेंसेशन दिखाती है, काम करती है। तो इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से, जैसा ब्रेन हमारा प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, वैसा स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे प्रोटेक्शन में जो मनकों के बीच में रखा हुआ है। तो बहुत बार आपने एक औजार सुना होगा, उसका नाम है स्लीप डिस्क। तो स्लीप डिस्क जो हम झटके से कभी-कभी कुछ चीज़ उठा लेते हैं, तो हमारे जो मनके हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए रहते हैं। जैसे 10-10 के कॉइन या 5-5 के कॉइन एक के ऊपर एक रखने से जैसे दिखते हैं, इस प्रकार से हमारे मनके दिखते हैं। लेकिन किसी तरह से हम उसको गलत इस्तेमाल किए, या समझो भरी बकेट उठाया, हम सीधे-सीधे बकेट उठाए तो उनके ऊपर तान आता है, और वो मनके वो उसमें 2 मनकों के बीच में जो डिस्क रहती है वो स्लिप हो जाती है, उसको हम डिस्क स्लिप ऐसा बोलते हैं। तो वो डिस्क स्लिप होने की वजह से कभी पेन भी होता है या कभी पैरालिसिस भी होता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे जो कुछ भी हमारे समझो पैर में सेंसेशन हुआ, या पैर में काँटा चुभ गया, या कुछ चीज़ ने काट लिया, तो उसका सेंसेशन हमारे ब्रेन तक के जाता है, और ब्रेन से फिर उल्टा सेंसेशन वापस आता है कि जो कुछ भी लगा है उसको देखो क्या है, या उसका काँटा लगा हुआ है तो उसको निकाल लो। ऐसा ये सेंसेशन के लिए ये नर्वस सिस्टम हमारी काम करती है। तो दूसरा औजार अपन ने देखा होगा स्पाइनल कॉर्ड का, कि कुछ धक्का लगने से, कोई गिरने से, या किसी ने चलते-चलते ठोकर मारने से, साइकिल ने ठोकर मार दिया, किसी गाड़ी ने अपने को पीछे से ठोकर मार दिया, तो उसके बाद में उसका जो जो मनके है, वो मनकों में तकलीफ होती है, कभी उसमें फ्रैक्चर हो जाता है स्पाइनल वर्टिब्रा में, या कभी-कभी हम
हमारी जो ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं या हमारे कार में बैठे हैं और अचानक ये हो जाता है कि ये ब्रेन की अपने स्पाइनल कॉर्ड की जो वर्टिब्रे है वो स्लिप हो जाते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे अगर स्लिप हो गए तो उसको आगे में वहां से भी चारों हाथों पैरों का पैरालिसिस हो जाता है। अगर लंबर वर्टिब्रे फ्रैक्चर हो गए तो फिर हमारे सिर्फ पैर की फ्रैक्चर हो जाती है, हाथ ये पैरालिसिस हो जाता है और हाथ में कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल है, जो लंबर वर्टिब्रे के बीच में अगर स्पाइनल कॉर्ड में लग गया तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो भी छूट जाता है और ये हमारा लैट्रिन का कंट्रोल है वो भी छूट जाता है। तो हर एक इसमें हमारी ये नर्वस सिस्टम जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है अपना, ये बहुत अच्छे की तरह से काम करता है और इसके लिए हम हमारे नरेश दादा हमें हमेशा यहाँ से उसको चार्ज करते हैं। तो इसका हम अभ्यास करते रहे। अब हम अगर ये आगे सिस्टम देखेंगे, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है ये सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्जरी के हिसाब से इसको देखेंगे तो कार्डियक सर्जन ऐसा बोलते हैं और हार्ट और लंग दोनों आसपास में रहते हैं, उसलिए उसको कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी बोलते हैं। और ये हार्ट के बारे में हमारी दीदी ने एक बार हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट रहता है और हमारी जो मुट्ठी है, मुट्ठी के बराबर का हार्ट रहता है। उसमें हार्ट में 4 चैम्बर रहते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर को एट्रिया बोलते हैं और नीचे के 2 चैम्बर्स है उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जो अपने को चित्र में दिखा है वो ऊपर से सुपीरियर वेना केवा जो हमारे सर के तरफ से ब्लड लाती है और इंफीरियर वेना केवा हमारे पैर के तरफ से लेके तो हमारे पूरे शरीर का नीचे से खून ऊपर लेके आती है, वो ये है इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों तरफ से इम्प्योर ब्लड जो ब्लू कलर में दिखाया है, ये इम्प्योर ब्लड हमारे लेफ्ट साइड के राइट साइड के एट्री में आता है और उधर से फिर फिल्टर होने के लिए लंग्स में जाता है पल्मोनरी वेन से और पल्मोनरी आर्टरी से जब खून हमारा ये प्योर होने के लिए जाता है तो उसमें बहुत सारे जो केमिकल्स है और उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस है, वो प्योर होने के लिए हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां से ब्लड हमारे लंग्स में जाता है और वहां पे प्योर होता है। तो प्योर होने के बाद में हमारा जो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है और लेफ्ट एट्रियम से हार्ट की तरफ से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और वहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में एओर्टा के माध्यम से ब्लड शुद्ध खून फैलाया जाता है। इतनी जोरदार सिस्टम है, इसलिए हमारे नरेश दादा हमेशा बोलते कि अपने हार्ट को चार्ज करने के लिए इस प्रकार से साधना करना चाहिए। तो ये हार्ट के बारे में और भी हम हमारा जो अगला सेशन रहेगा उसमें हम जान सकते हैं। तो हार्ट के जो ऑपरेशन है, ये छोटी छोटी नसें हार्ट को जो ब्लॉक करती है, हमारे हार्ट का भी जैसा पूरे शरीर का ब्लड सप्लाई रहता है वैसा हार्ट का खुद का भी ब्लड सप्लाई रहता है। जो हार्ट का ब्लड सप्लाई अगर कम हो गया तो उसको हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज बोलते हैं। आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक आया है, तो हार्ट अटैक शब्द जो इसके लिए वापरते हैं कि जो ब्लड की जो अपने हार्ट की जो नसें रहती है, ब्लड सप्लाई रहता है वो ब्लॉक होता है। फिर बाद में लोग हमारे जो बाकी के सर्जन उसके इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं उसमें अपन देखते हैं कि उसमें अपन ये वर्ड सुनते हैं कि 80% ब्लॉकेज है, 40% ब्लॉकेज है, 100% ब्लॉकेज है। तो उसमें जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है वो जो ब्लॉकेज है वो निकालने का काम करते हैं। तो वो इसको एक तो निकालने के लिए हम जो क्लॉट बीच में आया हुआ है, ये क्लॉट कभी कभी ब्लड का भी हो सकता है या तो चर्बी का भी हो सकता है। तो चर्बी का क्लॉट छोटा अगर रहा तो उसको निकालते हैं, वो उसको स्टेंट बोलते हैं और वो स्टेंट लगाने से वो जो अपनी ब्लड वेसल जो बारीक हो गई है या ब्लॉक हो गई है उसको निकालने का काम करते हैं। और बहुत बार इतना पार्ट हो जाता है कि वो उतना भाग काम ही नहीं करता है जो क्लॉट आने से, तो उसको दूसरी जो नस है हमारे पैर की नस निकाल के उसको लगाते हैं, जोड़ते हैं, उसको प्लास्टी बोलते हैं।
तो हमारे जो हार्ट में जो कुछ भी ऑपरेशन कार्डियक थोरेसिक बोलते हैं, कार्डियक थोरेसिक करते हैं, सर्जन करते हैं, उनको हम ये प्लास्टिक ऑपरेशन बोलते हैं। तो कार्डियक सर्जन जो कुछ भी ऑपरेशन करते हैं उसके बाद में बहुत सारी हमको प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि इसका बार बार ऑपरेशन ना करना पड़ा। इसलिए हमारे नरेश दादा हमको हमेशा ये जो चक्र है, कार्डियक चक्र, इसको जागरूक करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद की सिस्टम जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है। हमारा मुंह से लेके तो गुदद्वार तक के जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, इसमें जो मुंह से चालू होता है तो उसमें हमारे डेंटल सर्जन जो दांतों की केयर करते हैं। उसके बाद में जो ईएनटी सर्जन है हमारे गले की, कान की और नाक की केयर करते हैं। तो हम जो खाना खाते हैं वो हमारे गले से लेके तो ईसोफेगस से हमारे स्टमक में आता है। ये ईसोफेगस हमारे जो दोनों तरफ से जो फुफ्फुस है वो फुफ्फुस के बीच में से जाता है ईसोफेगस, और हमारे जो फैरिंग्स जो बोलते हैं उसमें जब हम सांस लेते हैं वहां पे ट्रैकिया रहती है और उसके पीछे में ये ईसोफेगस रहता है। तो ईसोफेगस से हमारी जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सब इसमें से जाता है और उसमें फिर स्टमक में आता है। स्टमक और ऊपर जो ईसोफेगस दिखा है दोनों के बीच में एक वाल रहता है, उसको हम फंडिक हॉल या गैस्ट्रो इसोफेजियल हॉल बोलते हैं। वो जब हम खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड में सोते हैं तो उस टाइम वो हॉल बंद रहता है, और खाना खाने के बाद हम राइट साइड में सोते हैं तो वो हॉल खुल जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद जो कुछ भी हमने पानी पिया है और उसमें खाने में जो कुछ भी तेल है वो तेल ऊपर ऊपर तरंगता है, और जब हम राइट साइड में सोते हैं तो वो तेल ऊपर आता है, इसोफेगस में आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई मेरे को एसिडिटी की तकलीफ है और हम डॉक्टर की तरफ जाके उसकी एंटासिड की गोली लेते हैं। लेकिन गलती अपनी रहती है कि हम खाना खाने के बाद में 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए और खाना खाने के बाद में लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए, खाना खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए। ये सब प्रिकॉशन हमारे स्टमक के लिए है। हमारे स्टमक में जो कुछ भी खाना खाते हैं वो लेफ्ट साइड में आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। तो इसके 3-4 कारण जो है लेफ्ट साइड में क्यों सोना चाहिए, ये हमारे नरेश दादा हमेशा अपने ध्यान साधना के बारे में बताते रहते हैं कि लेफ्ट साइड में सोने से अपना जो वाल है वो बंद होता है। उसके बाद में लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक है, वो उसको डाइजेशन होने के लिए उसको आराम मिलता है, और लेफ्ट साइड में सोने से हमारे बिछाने की जो उष्णता है वो भी उसको डाइजेशन करने में मदद करती है। तो इस प्रकार से हमारा जठर बोलते हैं इसको मराठी में, हिंदी में। और ये जो स्टमक है इसमें जो सर्जन है वो हम गैस्ट्रिक अल्सर अपन ने नाम सुना होगा कि बहुत दिन पहले जो दर्द की गोली हमेशा खाते हैं, उसमें से जो दर्द की गोली खाली पेट अगर खाते तो उसमें बहुत सारा एसिड एक जगह जमा हो जाता है, और बार बार अगर दर्द कम होने की गोली खाते हैं तो वहां पे अल्सर होता है। इसलिए बाद में जो लोग दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनके भी ये जो स्टमक है इसमें अल्सर होता है, उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। तो बाहर का अगर फोड़ा हो गया तो उसको हम मलहम पट्टी कर सकते हैं, लेकिन अंदर पेट में फोड़ा हुआ तो उसको मलहम पट्टी नहीं कर सकते। इसलिए हम एंटासिड से कभी कभी उसको दुरुस्त करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर फोड़ा हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, तो कभी कभी फूट भी जाता है, तो फूटने के बाद में उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर का ऑपरेशन। और ये पेट का ऑपरेशन जो गैस्ट्रिक सर्जन, एंडो सर्जन करते हैं, तो ये एक सर्जरी का पार्ट है। पहले हम जब पढ़ते थे उस टाइम लेप्रोस्कोपिक के सर्जन या एंडो सर्जन नहीं थे, इसलिए हमको पूरा पेट चीर के ही इसका ऑपरेशन करना पड़ता था, और उसका फिर उसके टाके लगा के हम उसका ऑपरेशन करते थे। लेकिन अभी आजकल लेप्रोस्कोपिक पद्धति से करते हैं, और ये अल्सर होने की भी पेशेंट बहुत कम हो गए, क्योंकि हम आजकल कोई भी दर्द की गोली देते हैं उसके साथ में एंटासिड की गोली देते हैं ताकि अल्सर ना होए या एसिडिटी ना बढ़े। तो ये हमारा जो कुछ भी खाना खाते हैं वो हमारा लेफ्ट साइड में रहता है। 3 से 4 घंटे जो कुछ डाइजेशन के लिए टाइम लगता है, इसलिए हम
लेफ्ट साइड में सोने के लिए बोले। उसके बाद में जो खाना पचने के बाद में जो ऊपर का एक ड्यूडेनम है वो सी आकार का रहता है, इंग्लिश के सी आकार का। तो खाना खाने के बाद पचने की क्रिया में वो ड्यूडेनम वहां से हमारी जो कुछ भी अतड़ियाँ है वो सामने छोटी अतड़ी में जाता है खाना, और खाना छोटी अतड़ी में जाने के बाद में उसको डाइजेशन में मदद होती है। फिर खाना पचने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो कुछ भी मल तैयार हुआ है वो उसमें से बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब होता है, और मल तैयार होने के बाद में धीरे धीरे राइट साइड से लेके तो लेफ्ट साइड तक के घूमते घूमते बड़ी आंत में वो हमारा डाइजेस्टेड मटेरियल जाता है। तो जो कुछ भी खाना खाया हमने वो हम जब बोलते हैं कि राइट साइड में पचाने के बाद में राइट साइड से सिकम एक है और एक लार्ज इंटेस्टाइन है, ये दोनों के बीच में जंक्शन एक है, वहां पे एक अपेंडिक्स रहता है। वो अगली स्लाइड में है कि दीदी? हाँ, ये छोटा जो एक पूंछ जैसा दिखता है अपने को राइट साइड में, वो है अपेंडिक्स। तो राइट साइड में जब दर्द होता है तो हम बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हमेशा हमेशा राइट साइड में दर्द होता है, उल्टी होती है और पे उसको बुखार आता है, तो ये अपेंडिसाइटिस की बीमारी है जो राइट साइड में रहता है। तो बहुत बार कभी कभी हमको मालूम नहीं रहता, इसलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में अगर दर्द होता है तो लेफ्ट साइड में अपेंडिक्स का दर्द है, तो लेकिन राइट साइड में रहा तो अपेंडिक्स का दर्द होता है। तो अपेंडिक्स का दर्द सबसे शुरू में जब होता है तो अपेंडिक्स की जो पूंछ है उसका जो आखिरी का हिस्सा है, टोक है, उस वहां से चालू होता है दर्द। तो उस टाइम हमारी जो बेम्बी बोलते हैं, अम्बिलिकस बोलते हैं, उसके आजू बाजू में दर्द चालू होता है, और राइट साइड में फिर ज्यादा दर्द होता है, इसलिए उसको अपेंडिक्स का तक ऑपरेशन करने का रहा तो हम लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं। और इसका भी ऑपरेशन का नाम हमने जब हम पढ़ते थे उस टाइम इसको भी हम चीरा मार के राइट साइड में उसका ऑपरेशन करते थे। राइट साइड में बहुत अच्छा एक ऑर्गन दिखा है, एक लीवर दिखाया है, तो बहुत बड़ा शरीर का ऑर्गन है। हमारे नरेश दादा बोलते हैं कि राइट साइड में अपना हाथ रखो और वहां पे यम जो है उसका बीज मंत्र का उच्चार करते हैं। तो राइट साइड का जो लीवर है ये हमारा उसके दो लोब रहते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। तो राइट लोब जो है वो और लेफ्ट दोनों के बीच में एक फाल्स रहता है, बीच में पर्दा रहता है। और हमारा जो लीवर है और लंग्स को सेपरेट करने वाला एक पर्दा रहता है उसको डायफ्राम बोलते हैं। वो डायफ्राम भी जस्ट लीवर को लग के रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, और ये लीवर से नीचे में आपने ग्रीन कलर का एक देखा है वो है गाल ब्लैडर। वहाँ पे हम बहुत बार पथरी की बीमारी का नाम सुनते हैं, या राइट साइड में हमेशा हमेशा जिनको दिखता है, हमारी माता बहनें जो है जो थोड़ी सी मोटी रहती है उसको ऐसा सूत्र है फैट 40 और फीमेल, ये 3F वाला जो फार्मूला है वो हमारे गाल ब्लैडर में जो कुछ भी पित्ताशय बोलते हैं वो तैयार होता है, और पित्ताशय से फिर पित्त निकलता है और वो डाइजेशन में हमको काम में आता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा एक चित्र और भी दिखाया है जिसमें लीवर है, गाल ब्लैडर ग्रीन कलर का है, और पैनक्रियाज भी अपने को दिखाया जो पूंछ जैसा बीच में येलो कलर में है, वो पैनक्रियाज है। वो हमको जो कुछ भी हम चर्बी की चीजें खाते हैं वो डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन पैनक्रियाज में एक हार्मोन तैयार होता है उसका नाम है इंसुलिन, और यहाँ से डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये इंसुलिन अगर बराबर सिक्रिट नहीं होता तो उनको हम बाहर से इंसुलिन देते हैं, या फिर इंसुलिन कम सिक्रिट हो या शुगर कम हो ऐसी गोलियां देते हैं डायबिटीज के लिए। यही ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज कभी कभी जो लोग दारू पीते हैं उनके दारू पीने की वजह से इसमें दर्द होता है, तो इसलिए पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी होती है। कभी कभी इसमें बहुत गांठ बन जाती है, उसको पैनक्रियाटिक सिस्ट बोलते हैं, और पैनक्रियाटिक सिस्ट होने से उसका फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें ये डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। लीवर के बारे में और थोड़ी सी नई जानकारी अपन को देने का है, तो जो लीवर अभी खराब हो गया, समझो दारू पीने से खराब हो गया, तो ये इतना अच्छा जो लीवर दिखता है, इसका कलर ऐसा है लीवर का, तो ये इसमें फोड़े फोड़े आ जाते हैं जो अपन मुरुम बोलते हैं। आपने देखा होगा जो मुरुम बोले तो पत्थर,
तो पत्थर का जो मुरुम है, इस प्रकार से इसके ऊपर दाने आते हैं, जो दारू पीते हैं उसको सिरोसिस की बीमारी बोलते हैं। तो सिरोसिस होने से हमारे पेट में पानी भी जमा होता है, भूख कम लगती है, और ये गॉल ब्लैडर में जो पित्त रहता है वो पित्त पूरे शरीर में घूमता है, इसलिए उसको फिर काविल बोलते हैं, या ये कौर बोलते हैं, या जॉन्डिस बोलते हैं, वो हो जाता है। तो इसलिए दारू वाले लोगों के लिए ये लीवर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके बाद में फिर हमारी जो लंग्स है, ये लंग्स दो हमारे हार्ट उसके बीच में रहते हैं, और दोनों साइड में दो फुफ्फुस रहते हैं। ये जो दोनों फुफ्फुस है, ये राइट साइड के फुफ्फुस में 3 लोब रहते हैं, और लेफ्ट साइड का जो फुफ्फुस है उसमें 2 लोब रहते हैं, क्योंकि उसमें लेफ्ट साइड में हार्ट भी रहता है, इसलिए हम हमारी साधना में जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो हमारे नरेश दादा हमेशा बोलते हैं कि सांस लो, लंबी सांस लो और लंबी सांस छोड़ो। तो ये हमारा जो फुफ्फुस है, इसमें जो ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड जो प्यूरिफाई होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और इतर जो हमारे नाइट्रोजन, ये सब जो हमारे काम की चीजें नहीं है वो हम बाहर छोड़ते हैं। तो फुफ्फुस का जो ट्रैकिया से चालू होता है, जब हम सांस लेते हैं नाक से लेके तो फुफ्फुस तक के, तो नाक से जो सांस लेते हैं वो गर्म भी होना चाहिए, उसमें फिल्टर भी होना चाहिए, और उसमें कुछ जंतु नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम आजकल अपने जो मास्क पहनते हैं नाक के ऊपर, ये बहुत अच्छा प्रकार है। हम जब कोरोना पीरियड में पहनते थे नाक नाक के ऊपर मास्क, तो या उसके पहले मास्क नहीं था, तो हमारे जो खेड़े के जो भाई लोग हैं वो नाक के ऊपर दुपट्टा बांधते थे। कभी कभी धूप में हमको हमारी स्किन के ऊपर कुछ नहीं हो, इसलिए हम दुपट्टा बांधते हैं। ये बहुत अच्छी पद्धति है, और जब भी हमने देखा है कि ये कोरोना पीरियड में हमने जो मास्क बांधा है, तो उस पीरियड में कोरोना से तो बचाव हुआ है हमारा, लेकिन बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस से भी हमारा बचाव हुआ है। जो कुछ भी हम एक आधा ट्रक जाता है, एक आधा धूल आती है, और जहाँ के भी धूल झटकते हैं, ये नाक में से हमारे फुफ्फुस में जाती है। तो नहीं जाने के लिए हम नाक के ऊपर एक तो कवर करके रखना चाहिए, या तो फिर मास्क पहनना चाहिए। और ये मास्क हमेशा हम बस में भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो पहन के रखना अच्छी बात है। तो हमको तो अभी बहुत सारे सर्जरी में भी आदत पड़ जाती है मास्क पहनने की, तो हम अभी भी बस में भी बैठे रहे तो भी हम मास्क पहने रहते हैं, कि बस में जो कुछ भी वाइब्रेशन से धूल आती है, वो धूल हमारे नाक में नहीं जाने को ना, इसके लिए। और हमेशा ये जब भी हम धूल साफ करते हैं उस टाइम नाक में मास्क, डबल मास्क पहनना चाहिए। जो कुछ भी किसी एक ट्रक के पीछे जाते हैं हम, तो उसमें अगर मास्क नहीं पहना तो कुछ देर तक के सांस रोकते हुए कम से कम धूल जाना चाहिए हमारे फुफ्फुस में, वो देखना चाहिए। फिर ये सांस लेते हम ट्रैकिया से फिर अंदर जाते हैं, और एक ट्रैकिया के ऊपर बहुत अच्छा एक ऑर्गन हमारा दिखाया है, वो एंडोक्राइन सिस्टम में आता है, उसका थायराइड नाम है, उसके पीछे पैराथायराइड रहता है, और नीचे गले में 2 फुफ्फुस के बीच में हमारे 14 साल की उम्र तक के एक थाइमस ग्लैंड रहता है। तो हमारे नरेश दादा जो साधना में बताते हैं कि अपने गले के ऊपर अपन टैप करते हैं 21 बार, या फुफ्फुस में सांस लेते हैं, 4 सांस वाला जो मंत्र बोलते हैं, वो सब ये साधना के लिए करते हैं। तो उस टाइम ये कैसा दिखता है लंग्स, ये जो हमारे नरेश दादा बोलते हैं कि वो सॉफ्ट सॉफ्ट दिखता है, ये ऐसा फुफ्फुस है, लाल कलर का दिखता है। जो लोग बहुत बार धूल में काम करते हैं, या हमारी माता बहनें पहले जो चूल्हा जलाती थी उनके नाक मुंह से जो धूल जाता था, धुआं जाता था मुंह में, या जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनके फुफ्फुस में जो धुआं जाता है, तो ये जब हम पोस्टमार्टम करते हैं या देखते हैं तो ये जो लाल कलर का फुफ्फुस जो दिखता है, जिसमें हमेशा ब्लड भरा हुआ रहता है, जो प्योर होने के लिए हमारे हार्ट से आता है, तो ये फुफ्फुस काले कलर का दिखता है। यानी उसके ऊपर जो कार्बन जमा होता है, हमेशा कार्बन कोयला जो है वो काला दिखता है, तो उसका फुफ्फुस भी काला दिखता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो ये फुफ्फुस में जो एल्वियोला रहते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसे आपने देखे होंगे, 7 से 8 करोड़ फुग्गे रहते हैं। जब हम सांस लेते थे फुग्गे फूकते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये फुग्गे बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम सांस रोकते हैं तो ये रोकने से फुफ्फुस की जो ये फुग्गे है इनकी क्वालिटी बड़ी होती है, ये टेंसाइल होते हैं, और इसमें इसकी क्षमता ऐसी बढ़ जाती है कि हम बहुत देर तक ये सांस रोक सकते हैं। तो सांस रोकने वाला भी मंत्र हमारे नरेश दादा रोज हमारे से प्रैक्टिस करवा लेते हैं। तो ये फुफ्फुस का जो काम है, ये
हमारी जो कुछ भी हम एयर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। जो इसमें कभी-कभी सर्जरी का पार्ट ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे पानी जमा हो जाता है या तो फिर पस जमा हो जाता है। तो उसको सर्जन जो थोरेसिक सर्जन है वो उसको निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताया कि पैनक्रियास जो है ये 2 काम करता है, एक डाइजेशन का काम करता है, एक हार्मोन तैयार करता है, उसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन यहाँ से ये तैयार होता है और इसके बाद में जो दारू पीते हैं लोग उनमें पैनक्रियाटाइटिस होता है, ये हमने दिखाया था। ये पैनक्रियास कैसा दिखता है, ये जो हमने सी करो बताया था, ये ड्यूडेनम है और उसके बीच में उसका हेड ऑफ पैनक्रियास है, बॉडी ऑफ पैनक्रियास है, टेल ऑफ पैनक्रियास है। ये इसको इसके पार्ट्स बताया है। तो इसके बाद आगे में जाएंगे हम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल और फीमेल में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया 2 अंडकोश 2 बाजू में दिखाया है और बीच में लिंग दिखाया है और ये जो उसमें लिंग में यूरिथ्रा रहती है, तो ये यूरिथ्रा है, ऊपर में जो गोल ये पार्ट दिखाया वो है यूरिनरी ब्लैडर। जो कुछ भी हम हमारे ब्लड में से किडनी फिल्टर करती है और पेशाब तैयार करती है वो ये यूरिनरी ब्लैडर में जमा होती है। उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर के और लिंग के जॉइंट के ऊपर आपको एक ऑर्गन दिखता है गोल, जो है उसको प्रोस्टेट बोलते हैं। ये प्रोस्टेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक भाग है कि जो अंडकोश में जो वीर्य तैयार होता है वो वीर्य में फ्लूइड डालने का काम ये प्रोस्टेट से होता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 साइड में जो 2 दिखाए सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल में वीर्य जमा रहता है और संबंध के टाइम में ये वीर्य हमारे लिंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में जो प्रोस्टेट बोलते हैं हम, तो प्रोस्टेट की सर्जरी डिपार्टमेंट से संबंधित ऐसा है कि 40, 50, 60 साल के बाद में जिसको भी पेशाब को बार-बार जाना पड़ता है या तो फिर पेशाब के टाइम में जोर लगाना पड़ता है या पेशाब बूंद-बूंद होती है या कभी-कभी पेशाब बंद हो जाती है, तो ये प्रोस्टेट की जो बीमारी है, इसकी वजह से एक बीमारी होती है। और दूसरा पेशाब रुकने का एक कारण ऐसा भी होता है कि कभी पथरी की बीमारी होती है, वो हमारी जो यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा में पथरी अगर अटक गई तो उसकी वजह से ये हो जाता है। कभी-कभी एक्सीडेंट में जो यूरिथ्रा है ये रप्चर हो जाती है या ऐसे तरीके से हम गिर गए कि दोनों पैर दोनों साइड में और बीच में हमको मार लग गया किसी चीज से। बहुत बार पहले एक चित्र था कि उसमें जो नाली के ऊपर ढक्कन लगाते थे, वो ढक्कन के ऊपर पैर रखने से एक पैर नीचे जाता है और एक पैर ऊपर रहता है, तो उस टाइम जो हमको इंजरी होती है उस टाइम ये यूरिथ्रा में इंजरी होती थी और ये यूरिथ्रा जो है वो रप्चर होती थी। तो उस टाइम इसका ऑपरेशन करते थे। ये जो यूरो सर्जन है वो इसमें अगर पथरी हो गई यूरिथ्रा में तो उसको निकालने का काम, या ब्लैडर में अगर पथरी हो गई तो उसको निकालने का काम आजकल, पहले हम जो चीरा मार के ऑपरेशन करके निकालते थे पथरी, वो अभी सिस्टोस्कोप से निकालते हैं यूरो सर्जन। तो उसका बड़ी अगर रही तो उसको टुकड़े टुकड़े करके निकालते हैं। ये जो प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन करके, जो वो प्रोस्टेट बड़ा होता है तो जो बूंद बूंद पेशाब होती है हम बोलते हैं, या पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है, या पेशाब की जो धार है वो बहुत दूर तक की नहीं जाती है, नजदीकी धार रहती है। ये इसके प्रोस्टेट के अलग अलग लक्षण है। कभी भी प्रोस्टेट में कैंसर भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं, तो आजकल प्रोस्टेट की सर्जरी लेसर से भी करने का ये पद्धत है। तो उसमें प्रोस्टेट की जो सर्जरी करने का उससे हम उसको निजात पाते हैं। उसके बाद में जो स्त्री में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस स्त्री में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र जो है आपको हमारी माता बहनें जो है, तो सबसे पहले मैं हमारी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ कि जो बहुत अच्छा ऑर्गन जो यूट्रस है, जिसमें हम बचपन में पलते हैं माँ के पेट में, ये वो ऑर्गन है, इसको यूट्रस बोलते हैं। तो हमारी माता बहनें जब 12 से 14 साल की रहती है उस टाइम ये यूट्रस में उनको जो महीना चालू होता है, वो महीना कहाँ से चालू होता है, वो दोनों साइड में ओहरी दिखाया हुआ है और ओहरी को उसमें से हर महीने में एक अंडबीज तैयार होता है और वो जो फैलोपियन ट्यूब दिखाया है, वो फैलोपियन ट्यूब के वजह से वो अंडबीज जो अंदर आता है,
तो फैलोपियन ट्यूब से जो अंदर आता है उसके पहले आपको जैसा कमल के फूल जैसे वो दिखते हैं, तो फिम्ब्रिया जो बोलते हैं वो अंडबीज को ऊपर ले जाके फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में लेके जाते हैं। तो ये नीचे से जो वेजाइना एक चित्र में आपको दिखाया हुआ है, ये यहाँ से ये हमारे माता बहने को जो पीरियड में ब्लड निकलता है ये यहाँ से बाहर जाता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, संबंध जो करते हैं पुरुष, तो वो स्त्री के इसमें ये योनि में या वेजाइना में आता है। तो वहां से वीर्य जो है ये सर्विक्स एक भाग दिखा है यूट्रस का, तो वहां से वीर्य ऊपर जाता है और वहां से फिर जो फैलोपियन ट्यूब से अंडबीज आया था ये दोनों का मिलन होके उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और वहां पे फिर बच्चे की ग्रोथ होती है 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने में। ये हमारा गर्भाशय के जो कुछ भी आजार होते हैं वो बहुत बार ऐसी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जो कुछ भी हमारे माता बहनें हैं उनको ब्लीडिंग होती है, तो अगर शादी के पहले ब्लीडिंग होती है तो जो पीरियड से संबंधित ब्लीडिंग होती है उसको हम मेंस्ट्रुअल हेमरेज बोलते हैं। वो इतना ज्यादा ब्लड होता है उसमें कि उसको फिर ब्लड लगाना पड़ता है, लेकिन उसका कारण क्या है, उसमें कभी कभी फाइब्राइड हो जाता है, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फाइब्रॉइड की बीमारी अपन ने देखा होगा, तो उसमें हर महीने में एक तो बहुत ज्यादा ब्लड जाता है, या तो फिर हर महीने में 2 या 3 बार ब्लड जाता है। तो इस प्रकार से ये फाइब्रॉइड की बीमारी होती है, तो उसका ऑपरेशन करके ये निकालते हैं कि फाइब्रॉइड पूरा निकालने का है या फिर पूरा गर्भाशय ही निकालने का है। ये वो रिप्रोडक्टिव में और एक बीमारी जो होती है ये सर्विक्स जो दिखाया है, ये सर्विक्स का जो कैंसर होता है, इस सर्विक्स के कैंसर में जो गर्भाशय है उसको निकालते हैं, और ये सर्विक्स के कैंसर में जो कुछ भी कैंसर की बीमारी है वो और भी आगे फैलने थी, उससे हमारी जो जांग है, जांग में गांठ आती है, तो उससे हम देखते हैं कि वो ये है क्या, सर्विक्स का कैंसर है क्या। सर्विक्स के कैंसर में और भी एक चीज हमको देखने मिलती है कि संबंध होने के बाद भी जैसा हमेशा ब्लीडिंग नहीं होता, लेकिन संबंध होने के बाद हमेशा ब्लीडिंग अगर होता है तो उसमें भी जांच कर लेना चाहिए कि क्यों होता है, तो उसमें बहुत बार ख्याल में आता है कि वहाँ पे कैंसर हो रहा है। तो इस प्रकार रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे जो ऑर्गन्स है माता बहने की वो दिखाया है, ये ओवरी है, ओवरी में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उसमें सिस्ट तैयार होती है, तो ओवरी की सिस्ट तैयार होने से बहुत बड़ा पेट में पानी जैसा जमा हो जाता है। ओवेरियन सिस्ट इतनी बड़ी होती है कि एक आधी भाई वो गरोदर जैसा पेट हो जाता है, ऐसे ओवेरियन सिस्ट रहती है, इसका ऑपरेशन करके हमको वो निकालना पड़ता है। बहुत बार ये जो गर्भाशय में जो बच्चा पैदा होता है ये हम बहुत बार बोलते हैं कि बच्चा पेट में नहीं है, लेकिन ये जो ट्यूब है ये ट्यूब में रहता है, इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो उस टाइम में ट्यूबल प्रेगनेंसी में पेट दर्द बहुत होता है, और वहाँ पे पेट दर्द होता है तो कभी कभी वो फूट भी जाती है, तो इसलिए उसका भी ऑपरेशन वो उसने नली निकाल के करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद किडनी जो है दोनों साइड में हमारी जो पेट में पीछे के साइड में रहती है किडनी, ये किडनी का आकार जो है आपको दिखाया गया है, जो बीन शेप है, जो हमारी जो इसकी फल्ली रहती है, वाल की वो बोलते हैं, उसको बीन शेप बोलते हैं। तो दोनों साइड में 2 किडनी रहती है, और ये किडनी हमारा जो कुछ भी हम ब्लड में खाना खाने के बाद में जो कुछ भी एब्जॉर्ब करते हैं वो सब एब्जॉर्ब करने का काम हमारा ब्लड में से पेट में से होता है, इंटेस्टाइन से होता है, और उसको फिल्टर करने का काम हमारी किडनी करती है। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं या टैबलेट खाते हैं, जो कुछ भी ऐसी चीजें खाते हैं कि जो हमको नहीं खाना चाहिए था, जो बहुत बार जो लोग पॉइजन लेते हैं, तो ये इसकी भी घटना भी कम है। लेकिन पहले जो एंड्रीन पॉइजन लेते थे, तो कोई भी पॉइजन लेते हैं, या जो पेंटर लोग हैं वो हमेशा हाथ न धोते हुए खाना खाते हैं, उनके हाथ में से जो कुछ भी पेंट के जो लेड मटेरियल जाता है वो सब किडनी में फिल्टर होता है,
और फिल्टर होने के बाद में वहां से पेशाब से बाहर निकलता है। इसलिए बहुत बार जब हम बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाते हैं तो उस टाइम वो बी कॉम्प्लेक्स का कलर आपको को देखा होगा कि वो यूरिन पीले कलर का होता है। जब हमको जॉन्डिस होता है उस टाइम ये यूरिन पीले कलर का होता है। जब हम एक लाल सब्जी बोलो या लाल बीट खाते हैं तो उस टाइम ये यूरिन का कलर जो है वो लाल कलर का होता है। तो ये किडनी में फिर फिल्टर होने के बाद में यूरिन बाहर निकलता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये नमक हमारे शरीर में अगर ज्यादा हो गया तो वो नमक भी हमारी किडनी बाहर निकालने का काम करती है। तो इसलिए एक स्वमूत्र चिकित्सा है, उसमें यूरिन का जो टेस्ट है वो बहुत खारा हो जाता है। तो ये एक जो किडनी हमारे ब्लड फिल्टर काम फिल्टर करने का काम जो करती है वो कैसी दिखती है वो हमको ये दिखाया है। तो बहुत सारे ये किडनी में रीनल कॉर्टेक्स है और एक मेडुला है। ये बाहर का भाग है उसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसके अंदर जो भाग है उसको रीनल मेडुला बोलते हैं। ये जो कुछ भी ब्लड फिल्टर हुआ उसके उसमें बहुत सारे कप जैसे न्यूरॉन्स रहते हैं, वो फिल्टर करने का काम करते हैं। ज्यादा अगर पानी बाहर निकलता है तो उसको फिर से ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से रीनल पिरामिड भी दिखाया है आपको, रीनल पेपिला दिखाया है, या और रीनल कॉलम बोलते हैं सब दोनों को मिला के। और ये फाइब्रस कैप्सूल जो दिखाया है ये किडनी को कवर रहता है। बहुत बार हमको किसी ने पीछे से मार दिया, या बहुत बार जो बॉक्सिंग वाले लोग रहते हैं वो पीछे से अगर किसी ने मार दिया तो ये किडनी में ब्लड जमा रहता है, और ब्लड जमा होने की वजह से वो हमारे यूरिन में भी ब्लड आता है, उसको हम हीमेचूरिया बोलते हैं। तो ब्लड फिल्टर होने के बाद में हमारी जो ये रीनल वेन दिखाया है और रीनल आर्टरी दिखाया है, ये हमारा ब्लड फिल्टर करने के लिए लाने का काम करती है। और ये किडनी का भी उसका खुद का ब्लड सप्लाई है। ये ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी और रीनल वेन से दिखाया है। जो यूरिन तैयार हुआ है वो रीनल पेल्विस में जमा होता है, और रीनल पेल्विस से फिर ये यूरेटर जो दिखाया है ये यूरेटर से नीचे में आता है। दो साइड में दो हमको यूरेटर रहती है और दो साइड में दो किडनी रहती है। ये किडनी में एक बीमारी होती है उसका नाम है रीनल सिस्ट भी, जो पथरी की बीमारी होती है। ये पथरी भी रीनल कैलकुलस हम बोलते हैं, जो पथरी हमारी किडनी में तैयार होती है। उसके बाद में उसका आगे का जो यूरिन, अगर पथरी जो है वो यूरेटर में अगर अटक गई तो ये यूरिन तो बनना चालू रहता है, लेकिन ये किडनी बड़ी बड़ी होती जाती है, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। जो यूरो सर्जन है फिर उसका ऑपरेशन करके पथरी भी निकालते हैं, और उसको हमारा किडनी का साइज नॉर्मल होने में मदद करती है। लेकिन बहुत ही ज्यादा अगर किडनी का साइज बड़ा हो गया तो वो किडनी को निकालना ही पड़ता है उसको। उसका उसके बाद में किडनी अगर काम नहीं करती है तो हम बहुत बार एक शब्द सुनते हैं कि किडनी ट्रांसफर करते हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो दूसरी किडनी लगाते हैं। इस प्रकार से किडनी का आपको ये बताया। रीनल सिस्ट एक होती है। उसके बाद में किडनी के और भी आजार हैं जो बोलते कि बहुत सारे लोग डायलिसिस करना पड़ता है। तो किडनी जो फिल्टर करने का काम करती है वो अगर काम बराबर नहीं करती है तो उसको हम फिर ये जो आर्टरी और वेन से ब्लड उसमें प्यूरिफाई करने के लिए हम ये किडनी का काम बाहर से एक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। वो मशीन तैयार करती है और यूरिन बाहर निकालती है और ब्लड हमारा प्यूरिफाई करती है। तो वो किडनी का डायलिसिस है वो हफ्ते में 1 बार 2 बार, या फिर बाद में जब किडनी ज्यादा फेल होती है तो ज्यादा बार करना पड़ता है। तो ये डायलिसिस के बारे में भी हमने सुना है। किडनी कभी कभी किडनी का कैंसर भी होता है। फिर एक किडनी में एक रेनिन करके हार्मोन तैयार होता है, वो हमारा ब्लड बढ़ाने का भी काम करता है। तो इस प्रकार से किडनी के बाद में हम देखेंगे आगे का ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बता है, ये एंडोस्कोपी से या लेप्रोस्कोपिक से इसके ऑपरेशन करते हैं। तो छोटी आंत है, ये गुलाबी कलर में दिखाया है, ये छोटी आंत है, और इसमें जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो एब्जॉर्ब करने का काम होता है। उसके राइट साइड से तैयार होके और लेफ्ट साइड तक के जो आती है ये ग्रे कलर में दिखाया हुआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हॉर्स के शूज जैसा रहता है, और ये छोटी आंतड़ी और बड़े आंतड़ी के जंक्शन पे इसको सिकम बोलते हैं।
ये जो गोल भाग दिखाया है, और उसके बाजू में आपको अपेंडिक्स जो बताया था वो है अपेंडिक्स। तो राइट साइड से हमारा जो सीकम है वो बड़ी आंतड़ी बंद रहती है, और लेफ्ट साइड से आपने देखा होगा कि नीचे के जो ऑर्गन है उसको रेक्टम बोलते हैं, और वहां से फिर जब हम पैखाना तैयार होके बाहर निकलता है उसको एनल कैनल बोलते हैं, और गुरुद्वार एनस बोलते हैं। तो राइट साइड में जो हमारा तो राइट साइड में इसलिए सोना चाहिए कि ये जो अपेंडिक्स के बाजू का जो सीकम है वो राइट साइड में है, और वहां से फिर जो कुछ भी हम खाना खाते हैं तो उसका गैसेस तैयार होती है, और ये जो मल तैयार होता है वो जब राइट साइड में हम सोते हैं तो गैसेस और मल जो है वो लेफ्ट साइड में हमारा लेके आते हैं, और लेफ्ट साइड में आने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन से ये रेक्टम के पास में आता है। और पहले हम जब राइट साइड में सोते हैं 1 घंटा पहले खा उठने के पहले सोना चाहिए, उससे पहले गैसेस निकलती है, और उसके बाद में फिर ये जो मल है वो गुरुद्वार तक के आता है। उसके बाद में हम बोलते हैं कि खाना खाने के जो जठर बोलते हैं उसके ऊपर प्रेशर आता है, और वो प्रेशर फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे रेक्टम के ऊपर प्रेशर देते हैं, और उससे फिर हमको लैट्रिन जाने का सेंसेशन होता है। तो इसको हम बुरी आदत से जो करते हैं कि कोई लैट्रिन साफ होने के लिए बीड़ी पीते, कोई सिगरेट पीते, कोई तंबाकू खाते हैं, कोई चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये अलग अलग सेंसेशन हमारे हमारे ब्रेन में तैयार हुए हैं उसके वजह से होता है। लेकिन सिर्फ सादा पानी अपने पिए तो भी हमारा पेट साफ हो जाता है। तो इसलिए खाना खाने के बाद में जब लेफ्ट साइड में सोते हैं और सवेरे उठने के पहले हम राइट साइड में सोते हैं। तो यही कारण रहता है कि राइट साइड में क्यों सोना चाहिए। ये छोटे छोटे अगर नियम हमने हमारे पेट के लिए तैयार किए तो हमको कभी भी गैसेस की तकलीफ नहीं होंगी, एसिडिटी की तकलीफ नहीं होगी, पेट साफ करने के लिए कुछ गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम बोलते कि खाना खाने के पहले भूख लगने के लिए गोली, खाना खाने के बाद पचाने के लिए गोली, फिर उसके बाद में पेट साफ होने के लिए गोली, यानी हर समय हम गोली का जो प्रयोग करते हैं वो तो हम हमारे योग और नेचुरोपैथी की तरफ से कैसा क्या हमारा आहार विहार रहना चाहिए उसको बोलते हैं हम गोली को मारो गोली, और बिना गोली से हमारा व्यवहार कैसा चलना चाहिए वो हम सिखाते हैं। तो हमारे नरेश दादा बोलते हैं कि भी इस प्रकार से हमारा जो मणिपुर चक्र है उसको मणिपुर चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं, तो ये जो हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम एक्टिवेट करते हैं, और ये सुचारू रूप से बहुत काम करता है कि जिसको गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद की सिस्टम है नेक्स्ट। उसके बाद ये जनरल सर्जरी में बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती है जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको अगर हमको देखने का रहा तो हम हार्ट से अगर देखते हैं तो उसमें कभी कभी ट्यूमर हो जाता है। जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनको बड़ी आंतड़ी में कभी कभी ट्यूमर होता है, ग्रोथ होती है, कैंसर होता है। तो इस प्रकार से ये हाथ को लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हाथ को नहीं लगता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होती है, बहुत बार लैट्रिन को जाना पड़ता है, उसको संग्रहणी बीमारी बोलते हैं या हम कोलाइटिस बोलते हैं। तो ये जो बीमारी होती है बड़ी आंत में, इसको देखने के लिए हम पीछे से गुदद्वार से तपासनी करते हैं, उसको कोलोनोस्कोपी एक शब्द है, यानी हमारा जो बड़ी आंत है उसको कोलॉन बोलते हैं, और उसको देखने का जो दूरबीन है उसको हम कोलोनोस्कोप बोलते हैं। उससे हम बड़ी आंत में क्या है वो हमको दिखता है। बड़ी आंतड़ी में अगर कैंसर रहा शुरुआत रही तो भी दिखता है, तो उसका हम टुकड़ा निकालते हैं, वो तपासने के लिए भेजते हैं। उससे शुरू में अगर कैंसर है तो वो मालूम पड़ जाता है। बाद में जो रेक्टम है वो रेक्टम में भी बार बार वो वहाँ लैट्रिन जो तैयार होती है तो वो नरम होना चाहिए। बार बार कड़क अगर लैट्रिन होती है तो गुरुद्वार से बाहर निकलने के टाइम में गुरुद्वार के ऊपर 3 हमारी जो वेन्स और आर्टरी रहती है तो उसमें ब्लीडिंग होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मूलव्याध की जो बीमारी होती है या रेक्टम या पाइल्स की बीमारी होती है तो उसमें ब्लीडिंग होता है या कभी दर्द होता है। ये जो बीमारी होती है उसको पाइल्स की बीमारी बोलते हैं, और उसका फिर ऑपरेशन करते हैं तो पाइल्स सर्जरी बोलते हैं। तो पाइल्स सर्जरी जो हम बोलते हैं तो देखो एक मणिपुर चक्र हमारे दादा हमेशा जो बताते हैं, उसके नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर को रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो आपको चित्र में दिखाया था। उसके नीचे में जो
मूलाधार चक्र बोलते हैं हमारे दादा हमेशा। तो मूलाधार चक्र जो गुरुद्वार में जो 3 अपनी जो वेसल्स रहती है वो लाल कलर की दिखती है, इसलिए मूलाधार का चक्र का कलर भी हमेशा दादा हमारे बताते हैं कि लाल कलर का रहता है मूलाधार चक्र। तो ये ब्लड वेसल्स हमारा मेडिकल की तरफ से भी आप देखेंगे तो उसका कलर लाल कलर का है। और इसलिए मूलाधार चक्र से जो मूलाधार चक्र के बारे में जानकारी आपको सब हमेशा मिलती है, लेकिन मेडिकल की दृष्टि एक ऐसा दिखता है वो लाल कलर का, उसमें ब्लीडिंग होती है। कभी कभी मूलाधार चक्र के अपने गुरुद्वार के ऊपर कैंसर होता है, रेक्टल कैंसर बोलते हैं उसको या एनल कैंसर बोलते हैं। कभी कभी फीसर हो जाता है, बार बार कड़क लैट्रिन होने की वजह से वहां पे क्रैक हो जाता है, तो उसको हम फिशर बोलते हैं। कभी कभी गुरुद्वार के ऊपर फोड़ा हो जाता है, उसको हम फिस्चुला बोलते हैं, वहां से पस निकल रहता है, तो इसके फिर ये कोलोरेक्टल सर्जन बोलते हैं, तो वो लोग फिर ऑपरेशन करते हैं इसका, और इससे फिर उस काम को आराम होता है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में हमारी जो कुछ भी सर्जरी से संबंधित बातें आपको बताएं। वैसे जो कुछ भी मैंने बताया ये सुई के नोक के ऊपर रहेगा, इतना ही बताया, और बहुत सारा ये सर्जरी में बताने लायक रहता है। बहुत सारी ब्रांचेस है, हर ब्रांचेस का अलग अलग अपने को ध्यान हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईएनटी सर्जन है, आँख के सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, यूरो सर्जन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सर्जन है, तो इनकी हम अलग अलग जैसे जैसे आपको जानकारी डिटेल में दे सकते हैं, जैसे जैसा हमारे वर्ग में हमारे दादा की तरफ से वक्त मिलेगा, हम ऐसे ही संडे के दिन थोड़ा सा सब लोगों को फुर्सत रहती है तो हम सुन सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की जितना मेरे को जानकारी थी मैंने थोड़ा बताने की कोशिश किया है। तो ये सब इलाज तो हम मेडिकल दृष्टि से करते ही है, लेकिन हमारे नरेश दादा जो रेखी के माध्यम से बताते हैं या हमारा जो कुछ साधना के माध्यम से बताते हैं, तो बिना दवाई से कैसा इलाज करेंगे वो हमको बताते हैं, जो पिरामिड की दृष्टि से दुरुस्त कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो ये जो कुछ भी आपको सर्जरी के बारे में बताया है, तो ये हमारे नरेश दादा ने और चित्रताई ने हमको आपको जो सर्जरी का नॉलेज बताने का संधि दी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। सर मेरा एक ही क्वेश्चन था, वो आवाज का डिस्टरबेंस हो गया था इसीलिए मुझे एक पूछना था। आपने बोला कि खाना खाने के बाद कौन से साइड से अब हमें सोना चाहिए, और सोने के पहले लाइक सॉरी उठने के पहले आप बोल रहे थे कि कौन से साइड से, वो थोड़ा सा क्लियर करना था सर। जी हाँ, खाना खाने के आधा घंटा पहले हमने पानी पीना चाहिए, जी और बहुत बहुत सारा पानी भी नहीं पीना चाहिए कि लेफ्ट साइड में अपना खाना खाने के पहले पानी पीते हैं तो उस टाइम जैसा आपने देखा होगा कि जो भट्टी जो जलाते हैं लोग, जो आचारी लोग हैं, वो अपने पानी उसके ऊपर छींटे मारते हुए देखा, और उस टाइम बहुत सारी अग्नि उसकी प्रज्वलित हो जाती है। जी तो जी जब हम भी जब खाना खाते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में जो जठर रहता है उसमें जो अग्नि प्रज्वलित होती है, तो ऐसा हम बोलते हैं कि 3 घूंट पानी पीना चाहिए, ओके और 3 घूंट पानी पीने से हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है और हमको भूख अच्छी लगती है और डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो खाना खाने के आधा घंटा पहले हम पानी पीना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे जठर में जो एसिड तैयार होता है वो एसिड डाइजेशन के लिए काम में आता है, और हम जब पानी पीते खाना खाते टाइम तो वो डाइजेशन का वो जो एसिड है वो डाइल्यूट होता है, और हमारा जो डाइजेशन होने के लिए 7.5 ऐसा पीएच जो लगता है, तो वो पीएच डिस्टर्ब होता है और फिर डाइजेशन होता नहीं, तो उससे फिर गैसेस भी तैयार होती है, डकार भी आती है, और बहुत ऐसी खराब डकार भी आती है। तो ये नहीं होने को ना, इसके लिए हम बोलते हैं कि खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए, खाना खाने के वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के वक्त में हमारा जो भोजन है वो षड्रस होना चाहिए, यानी सभी प्रकार के उसमें यानी कड़वापन है, खारापन है, तो में उसके बाद में
तीखापन है, ये मीठापन है, सभी प्रकार का उनको अन्न खाना चाहिए। जब लेफ्ट साइड में हम सोते हैं तो हमारा जो ईसोफेजियल वॉल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल वॉल बोलते हैं उसको, जो हमारा ईसोफेगस है जहाँ से हमारे अन्न नलिका से जठर में अन्न आता है, तो वहाँ पे वॉल जो रहता है वो लेफ्ट साइड में सोने से वॉल बंद होता है। और जब हम राइट साइड में गलती से सोते हैं, या बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कौन सी साइड में सोना चाहिए, वो अगर राइट साइड में सोते हैं और खाना खाने के बाद में पेट भर के पानी भी पीते हैं, तो ये राइट साइड में सोने से वो वॉल खुल जाता है, और वो वॉल के ऊपर का जो तेल है वो हमारी ईसोफेगस में आता है, उसकी वजह से एसिडिटी होती है और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। लेफ्ट साइड में सोने से जो हमारे बिछाने की उष्णता है वो भी मिलती है। हमारा जो लेफ्ट साइड में जठर रहता है, स्टमक रहता है, उसको भी आराम मिलता है। किसी गलती से हम राइट साइड में सोते हैं तो हमारे जठर में जो अन्न है वो राइट साइड में जाना पड़ता है और उसको अंडर टेंशन डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। जी ओके ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। किसी का और कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, हम सर से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर सर, सच में बहुत ही अच्छा सेशन हुआ आज। काका को अनम्यूट, काका प्लीज आप अनम्यूट करेंगे? नरेश काका, काका आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस काका। काका प्रवासात आहे होते। आदरणीय भांडेबुचे सरांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रेझेंटेशन दिलं। मला एका योग वर्गाला यायचं होतं, त्याच्यामुळे शेवटचं थोडस चांगल्या प्रकारे मी ऐकू नाही शकलो, पण खूप तरी छान पद्धतीने सांगितलंय काका सर। सरांनी जे प्रेझेंटेशन दिलं ते आमच्या योग वर्गासाठी अतिशय मोलाचं होतं। आणि आमच्या योग वर्गामध्ये जे जे आम्ही लिव्हरवर हात ठेवा, किडनीवर हात ठेवा, आणि त्याच्यावर असं संकल्प करा, ब्रेनचं त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे सगळे लोब समजावून सांगितले। लिव्हर बद्दल सांगितलं, पित्ताशयामध्ये तसंच पॅनक्रियाज मध्ये काय फरक पडतो, जे शराबी लोक आहेत त्यांना त्यांच्यामुळे दारू पिल्यामुळे काय होतं आणि पॅनक्रियाज मध्ये काय तकलीफ होते, ह्या सगळ्या गोष्टींचा आमच्या योग वर्गातील सर्व फायदा होणार आहे। तर आदरणीय बांडेबुचे सरांचे खूप खूप आभार आहेत, धन्यवाद। थँक्यू सर। हो, सुनीता मॅडम अनम्यूट झाल्या आहेत, प्लीज सुनीता मॅडम तुम्ही। हॅलो हॅलो, ओम शांती ऑल ऑफ यू। ओम शांती। सर मला थोडंसं विचारायचं आहे की जसं आपण सॅलड वगैरे जास्त खाल्लं तर त्याच्यामुळे युरिनचा कलर जो आहे तो थोडासा वेगळा राहतो का, म्हणजे थोडंसं पिवळसर किंवा लालसर असं, तर म्हणजे त्याच्यामुळेच आहे की अजून काही प्रॉब्लेमॅटिक असू शकते? खूप छान प्रश्न विचारला सुनीताताई आंबोले यांनी। आमच्या सुनीताताई बरेचशा वर्गामध्ये जवळजवळ जितके आपण लिंक पाठवतो त्या प्रत्येक वर्गामध्ये आमच्या सुनीताताई आपल्याला जोडलेल्या दिसतात आणि खूप इंटरेस्टिंग ते ऐकत राहतात। तर ताई आज आपण हे खूप छान प्रश्न आपल्या संबंधित विचारलाय की तो आपण एक डायजेस्टिव्ह सिस्टीमशी संबंधित जो प्रश्न आहे, तर त्याला आपल्याला जे आपण म्हणतो की जेवण करायच्या अगोदर आपण सॅलड खाल्ली पाहिजे। आणि आमचे आदरणीय ज्या मनेताई होत्या, आशाताई मने, ह्या नेहमी सांगत होते की जेवणाच्या अगोदर आपण सॅलड वाढायला पाहिजे आणि सॅलड जो आहे तो पहिल्यांदा खाल्ल्याशिवाय पुढचं वाढायला नाही पाहिजे। तर हा जो सॅलड आहे एकदम छान प्रकार आहे आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम चांगली होण्यासाठी। आणि त्याच्यामध्ये आपण जो कलर विचारला, तर आपण जो बीटरूट आहे, हा बीटरूट ज्यावेळेस टाकतो त्या बीटरूटचा जो लाल रंग आहे, हा लाल रंग आपल्या लघवीमध्ये येतो, त्यावेळेस त्याचा कलर आपल्याला दिसतो की लाल रंगाची लघवी होत आहे। त्याच्यानंतर बी कॉम्प्लेक्सच्या गोळ्या वेळेस जे खातो त्यावेळेस आपल्या लघवीचा कलर पिवळ्या रंगाचा होतो। म्हणून
बी कॉम्प्लेक्सचा कलर तो त्याच्यामध्ये येतो. अशा प्रकारचा एक आपल्या लघवीच्या त्यामुळे संबंधित कलर विचारला आहे तो सांगितलेला. तर सॅलडचा काही संबंध नाही, फक्त बीटरूट जर असेल त्याच्यामध्ये तरच कलर चेंज होतो, नाही तर असा कलर चेंज होत नाही. मी त्याच्यामध्ये एक बीटरूट राहतो, 2 कॅरेट राहते, हो रेडिश राहते आणि टोमॅटो राहतो आणि मग कधी-कधी थोडं स्प्राउट्स पण त्याच्यामध्ये मिक्स करते. हो तर एवढं सगळं मिक्स करूनच घेते मी. थोडंसं आता डी-आय-पी डाएट फॉलो करत आहे. हो डॉक्टर विश्वरूपराज चौधरी यांच्या. हो ओके, पण ग्रेट. मी विचारलं थोडं. म्हणजे बिलकुल. मला थोडे ते पायाला स्क्रॅम्प्स वगैरे होते ना, त्याच्यामुळे मी तो डी-आय-पी डाएट फॉलो करत आहे आता. अच्छा. तर त्या कलर Very फक्त good. बीटरूटचा असला तरच चेंज होतो ते, नाही तर बाकी नाही होत कलर चेंज. ओके, ओके. थँक यू. आणि ते पायाचे स्क्रॅम्प्स थोडेसे आहे मला. आधी जास्त होते. पण आता थोडंसं योगा, प्राणायाम आणि त्या डी-आय-पी डाएटमुळे थोडा आराम मिळाला मला. तर वा. ते स्क्रॅम्प्स कशामुळे येतात? क्रॅम्प्स ते आपल्या शरीरामध्ये आपलं मेडिकल दृष्टी कॅल्शियम कमी झाल्यामुळे क्रॅम्प्स येतात असं आम्ही समजतो. किंवा छान. त्याच्यामध्ये फ्रूट कोणते किंवा म्हणजे व्हेजिटेबल्स कोणते खायला पाहिजे? आपण ते आता सध्या जे सॅलड जे खाताय तर थोडा किती प्रमाणात खातात येईल? कमीत कमी 250 ग्रॅम वगैरे राहतो. हा, एकदम छान आहे ते तर. 250 म्हणजे जास्तीत जास्त मी कुक फूड जे आहे ते आता म्हणजे कमीच एकदम कमी केलं. कमीच केलं आहे ते. एकदम छान, एकदम छान. आणि फ्रूट घेते, आधी फ्रूट घेते. 400 ग्राम किंवा 450 ग्रामच्या जवळपास फ्रूट राहते. फ्रूटमध्ये कधी बनाना राहतो, कधी कस्टर्ड ॲपल राहते, कधी मग एपल, पोमेग्रेनेट वगैरे अशा प्रकारे म्हणजे त्याचे फॉलो करत आहे. थोडा आरामही मिळाला. व्हेरी एकदम गुड, व्हेरी गुड. छान. एकदम छान, एकदम छान. थँक यू. तुम्ही Thank खूपच मस्त माहिती दिली. मला खूपच आवडलं सेशन. धन्यवाद. थँक यू. चला, थँक यू सुनीता मॅडम. चित्रा दी. थँक यू ऑल ऑफ यू. थँक यू. याच्यानंतरही असेच नाही आमचे जे साधक आहेत, जरी वेळ बराचसा झालेला आहे तरी बरेचसे हो. आमचे साधक हो. जुळलेले आहेत आणि त्यांना ठवकर सर जुळले आहेत आणि ठवकर सरांचा पण प्रश्न आहे. हरिओम सर. हरिओम सर. हरिओम. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही जुळलात. परमेश्वराने अद्भुत आपल्याला शरीर दिलेलं आहे आणि अद्भुत हा मानव सुद्धा दिलेला आहे आणि ह्या अद्भुत मानवाने या शरीराचा शोध लावलाय आणि शरीर जरी 100% तो बनवू शकला नाही तरी ह्या शरीरातले जे बिघाड असतात तर ते ठीक करण्यासाठी कशा तो प्रक्रिया करतो, आज त्याचं सचित्र वर्णन दादासाहेबांनी आम्हाला करून दिलेलं आहे. आम्हाला खूप खूप छान वाटलंय. आणि प्रत्येक व्यक्तीला इतकी जरी माहिती नसली तरी कमीत कमी 9 संस्थाची माहिती असावी, म्हणजे आपलं शरीर कसं चालतं, कसं कार्य करतं, काय बिघाडू शकतं, ते ह्याची 9 संस्थाची जर माहिती झाली तरी योग दृष्टीने, शारीरिक दृष्टीने, आध्यात्मिक दृष्टीने त्याचं महत्व खूप वाढत असतं. तर म्हणून प्रत्येक शिक्षकाला ह्याची माहिती असायला पाहिजे असते. बरोबर. आज जर माहिती सांगितली, मी दादांना प्रार्थना करतो की आमच्या दादासाहेब चिचकुले योग वर्गावर सुद्धा असाच एक वर्ग त्यांनी घ्यावा आणि या वर्गाला आम्हाला उपस्थित होण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल आम्ही नरेश दादा आणि चित्रादा यांचं पण खूप खूप आभारी आहेत. हरिओम. तुम्ही या वर्गाला जुळले त्यासाठी पण खूप खूप धन्यवाद सर. एकदम छान. काका तुम्ही प्लीज बोलाल का? तर ताई याच्यामध्ये काय की आपण दोन्ही ज्यांना आपल्याला दादासाहेब चिचकुले वर्ग आणि नरेश दादांच्या वर्गात जुळायचं असेल म्हणून लिंक पाठवली होती. तर बरेचसे दादासाहेब चिचकुले वर्गातले आमचे साधक जे आहेत जुळलेले आहेत. आपले कैलास दादा आहेत, त्याच्यानंतर आमचे अस्पतवार दादा आहेत. हा, तर सर्वांचे खूप खूप आभार सर. धन्यवाद जुळल्याबद्दल. काका डॉक्टर ठवकर सरांचं आमच्या या योग वर्गात अतिशय स्वागत आहे आणि त्यांनी असंच इथं जुळत जावं, त्यांचा आशीर्वाद आमच्या योग वर्गातील साधकांना मिळावा
एवढीच प्रार्थना. भांडेपुते सर जोडतातच, पण ठाऊकर साहेबही जुळले, त्याबद्दल त्यांचे अतिशय आभार आहेत. धन्यवाद. धन्यवाद. आस्तिक सरांना पण प्रश्न होता. आस्तिक सर, तुम्ही प्लीज अनम्यूट कराल का? हा सर झाले आता. हा सर, नमस्कार. हरिओम. सर हरिओम हरिओम. सर, तुम्ही खूप छान माहिती दिली आणि तुमच्या संपूर्ण सेशन मध्ये आपला रोजचा जो रेकी सेशन जो होतो, Yes. रोजचा रेकीचा जो वर्ग होतो आदरणीय डॉक्टर नरेश दादांचा, तर तो विज्ञानाशी किंवा आपल्या बॉडीशी किती सुसंगत आहे, तर हे आजच्या आपल्या संपूर्ण प्रेझेंटेशन मधनं दिसून आलेलं आहे. सर, मला एक प्रश्न असा होता की आपण बरेचदा वाचतो आणि आपल्याला माहिती आहे की महिन्यातनं 2 एकादशी येतात आणि एकादशीला आपण उपवास करतो आणि मॉडर्न थिंकर्स जे आहेत, तर ते आजकाल असं सुद्धा सजेस्ट करायला लागलेले आहेत की निर्जला एकादशी म्हणजे वॉटरलेस फास्ट. तर याच्या प्रकारे थोडंसं काही सांगू शकाल का सर? ही एकादशी जी आहे तर हे तर आमच्या मेडिकल सायन्समध्ये फास्ट जे म्हणतो, म्हणजे फास्ट म्हणजे उपवास. तर हा उपवास वास्तविक पाहता आपल्या जे ऑर्गन्स आहे यांना आराम करण्यासाठी राहतो, परंतु आपण याला आध्यात्मिक दृष्टी खूप जास्त महत्व आहे. कारण काय की आपल्या शरीरामध्ये जे उपवासाला इतकं महत्व आहे की आपलं शरीर जे आहे दररोजच्या दररोज आपण जेवण करतो, ह्या दररोजच्या दररोज जेवण करण्यामध्ये आजकाल शुद्धता कमी असल्यामुळे जास्तीत जास्त पॉइझन आपल्या शरीरामध्ये जातात आणि आपलं शरीर हे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो आपल्या किडनीच्या माध्यमातून आणि आपल्या मलाच्या माध्यमातून. तर हे शारीरिक दृष्ट्या शुद्धता करण्याचा प्रकार आहे, परंतु आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रकार शुद्ध करण्यासाठी आपण एकादशी आणि इतर जे उपवास आहेत ते उपवास करतो. परंतु हे उपवास करण्याचा मागचा उद्देश असा राहतो की आयुर्वेदामध्ये असा आहे की लंघन जे आहे हे एक प्रकारचा उपचार आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्या शरीरामध्ये आजार राहतात तर आपलं शरीर जे आजार आहे तर डायजेशन साठी कामात न येता तो आपले आजार काय म्हणतात आजार खातो, अशा प्रकारचा आयुर्वेदाचं म्हणणं आहे. तर हा उपवास जो आहे, हा उपवास करण्यासाठी जितकं जास्तीत जास्त आपण उपवासाचा वेळ देऊ तेवढं जास्तीत जास्त आपल्या शरीरातलं जे टॉक्सिन आहे हे कमी होतील. नंतर जे आपण म्हणतो की उपवास केल्यामुळे मला अशक्तपणा आला, मला असं गळल्यासारखं वाटते, तर हे आपल्या मनातली शक्ती जी आहे ही हळूहळू कमी होते की आपलं सर्व लक्ष जेवणाकडे राहतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटते. परंतु आपल्या लिव्हर मध्ये इतकी शक्ती आहे की ती आपण कधी कधी पाहिलं की आपण 24 तासही जरी उपवास केला तरी आपल्या शरीरावर काही त्याचा परिणाम होत नाही, कारण आध्यात्मिक दृष्ट्या आणि आत्मिक दृष्ट्या आपली शक्ती इतकी राहते की त्याचा आपल्याला काही माहित नाही पडत. अजूनही असे बरेचसे साधक आहेत की जे आपण तर 2 वेळा जेवण करतो, कोणी 3 वेळा 4 वेळा जेवण करतात, परंतु नुसतं 1 वेळा जेवण केलं तरी त्याचं काम दररोज चालतं. आमचे आचार्य रामकृष्ण दादा दररोज एकच टाइम जेवण करतात तरी इतके एनर्जेटिक राहतात, म्हणून आपल्याला जास्त त्याची आवश्यकता नाही पडत. नंतर दुसरा आपण निर्जला विषयी विचारलं जातं, तर त्याच्यामध्ये एक आपले जे मुसलमान लोक आहेत आपण पाहिलं असेल की ते थुंकीही गिळत नाही अशा प्रकारचा उपवास करतात. तर हे निर्जला एकादशी जी आहे आपण तर थुंकी गिळत राहतो आणि जवळजवळ 1 ते 1.5 लिटर पाणी त्याच्यातून आपण थुंकीच्या माध्यमातून आपल्या शरीराला मिळत राहतो. परंतु आपल्या शरीरामध्ये जे 7 लिटर रक्त राहते त्याच्यामध्येही पाणी राहतो आणि ते ऍब्झॉर्ब होत राहतो आणि आपली लघवी तयार होत राहते. परंतु निर्जला एकादशी ज्यावेळेस करतो तर त्यावेळेस आपण पाणी काहीच नाही पित असं आपण म्हणतो, परंतु आपल्या शरीरात खूप पाणी राहतो. तर आपलं शरीर, आपलं मन त्यावेळेस इतकं कठोर राहतो किंवा आपलं मन पक्क राहतो की आपण पाणी न पिता आपण राहू शकतो. परंतु हेच आपण ज्यावेळेस उपवास एकादशी करत नाही त्यावेळेस आपण दिवसभरातून 3 ते 4 लिटर पाणी पितो. तर ही मनाची शक्ती आपल्या शरीरामध्ये तयार होते आणि ती आपल्या शरीराला सांभाळत राहते. तर म्हणून आमचे आदरणीय नरेश दादा चारमोळे आणि आमचे दादासाहेब टिचकुले ह्या योग वर्गामध्ये आपण जे योग शिकवतो या माध्यमातून शारीरिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या आपण मजबूत होत जातो. खूप छान.
आणखी आमचे ठावकर दादा नरजिल्हा उपाध्यक्ष विषयी काही सांगतील तर त्यांना विनंती आहे की ते होते पण आता त्यांचं चारमोडे काकांना पण अच्छा सर आहेत सर आहे ठावकर सर तुम्ही प्लीज अनम्यूट कराल का? हॅलो हॅलो हा हा सर दादा हॅलो हा बोला ना सर. दादा आवाज येत आहे. झिरो वॉटर थेरपी एक झिरो वॉटर थेरपी आहे. संजय ठाकूर सर शिकवतात आपल्याला. तर ती झिरो वॉटर थेरपी अशी आहे की जर आपण दादांनी जो आपल्याला प्रश्न विचारलाय की बा एकादशीला निर्जला एकादशी आपण करत असतो आणि त्यामुळे काय होतं की आपण दिवसभर पाणी पित नाही तर आपलं शरीरातलं जे शरीर जे पाणी असतं ते तर आपल्याला कार्यरत असतं आणि त्याच्यानंतर आपलं ते इतकं वेगाने काम करतं की सगळे आपल्या शरीराची शुद्धी आतून शुद्धीकरण करत असतं. तेव्हा हे निर्जल एकादशी किंवा निर्जल उपवास जरी केल्यानंतर काय होतं की फक्त थकवा येतो मध्ये. एकदा जर तुम्ही जर इनिमा 1 किंवा 2 वेळा इनिमा घेतला की तो थकवा पण निघून जातो. आणि निर्जल एकादशीचं हे व्रत त्याच्यासाठी आहे की त्याच्यामुळे तुमचं आतले सगळे अंग असतात तर ते ऍक्टिव्ह होऊन जातात आणि तुम्ही फ्रेश होऊन जातात. म्हणून प्रत्येकाने हा निर्जल एकादशीचा उपवास निश्चित करायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये थकवा जरी आला तर फक्त इनिमा घ्यावा आणि त्याच्यापासून तुम्ही मुक्त होता. काही तुम्हाला त्रास होत नाही. जे रमजान महिन्यामध्ये दिवसभर पाणी पित नाहीत मुसलमान लोक, परंतु ते आधी असतात सकाळी सूर्य निघायच्या आधी ते खजूर खात असतात आणि खजुरात इतकं महत्व असतं की तुम्हाला दिवसभर तहान जास्तीत जास्त वेळ तुम्हाला तहानपासून तुम्ही मुक्त होऊ शकता. त्याच्या पाठीमागचं हे तंत्र आहे. तर म्हणून निर्जल व्रत हे प्रत्येकाने करायला पाहिजे. 6 तास 8 तास 24 तासासाठी आणि अद्भुत असतं. फक्त तुम्हाला जर थकवा आला तर फक्त इनिमा घ्यावा आणि आराम करावा. तर हे शास्त्र सुद्धा सांगितलेलं आहे. येस येस खूप खूप धन्यवाद ठावकर सर. 6:30 जास्त झाले आहेत. कोणाचे काही प्रश्न असतील तर प्लीज हँड रेज कराल. आपल्या योग वर्गामध्ये आमचे अस्पतवर दादा आहेत आणि बरेचसे साधक आपले जोडलेले आहेत आणि जरी वेळ झाला असला तरी बरेचशा लोकांच्या मनामध्ये जर प्रश्न असतील किंवा असं काही वाटत असेल की आपल्याला काही आजार झाला तर कोणत्या डॉक्टरशी आपण विचारावं किंवा इतक्या रात्री किंवा रात्री बेरात्री कोणत्या डॉक्टरकडे जावं अशा वेळेस आपण मला फोन करू शकता. मी माझे 2 फोन नंबर आपल्याला आपल्या ग्रुपमध्ये टाकलेले आहेत आणि नंतरही तुम्ही द्या. कारण काय की आता आजकाल हे मेडिकल सायन्स इतकं महाग होत चाललेलं आहे. डॉक्टरशी बोलायचं असलं तर 100 ते 500 रुपये 1000 रुपये फीस आपल्याला द्यावं लागते. अगदी बरोबर. त्यावेळेस आपण मला फोन करून आपण काही मार्गदर्शन विचारू शकता. तर त्यासाठी मी आपला फोन नंबर दिलेला आहे आणि मी सर्वांनाही आपला नेहमी फोन नंबर देत होतो की बरेचसे डॉक्टरांचा त्यांना कॉन्टॅक्टच करता येत नाही किंवा त्यांचा अपॉइंटमेंट मिळत नाही अशी गोष्टी आपण ऐकत राहतो. म्हणून मी माझा फोन नंबर देत राहतो की सर्वसाधारण लोकांनी जितके आपल्या ग्रुपमध्ये जोडलेले सर्वांनी हा नंबर सर्वांना द्यावा आणि ज्यांनाही डॉक्टरची आवश्यकता पडली तर कुठे जायचं काम नसेल तर मला फोन करावा. येस खरंच आहे. खूपच मोठी मदत होईल सर आपल्या साधकांना. कारण खरंच आजकाल मेडिकल सायन्समध्ये म्हणजे कुठल्याही डॉक्टरांना आपल्याला व्हिजिट करायची म्हटलं तर पहिलं तर अपॉइंटमेंटचा इश्यू येतो आणि नंतर अपॉइंटमेंट भेटल्यानंतरही आपल्याला खूप सारा पैसा द्यावा लागतो त्या अपॉइंटमेंटमध्ये. तर नक्की सर सगळ्या साधकांना तो नंबर दिला आहे आपण, तर ते नक्की तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतील. आणि दुसरं आणखी असं राहते की कधी कधी असे काही आपल्याला आजार असतात की सर्वांसमोर आपल्याला विचारायचं वाटत नाही. अशा वेळेस तुम्ही मला विचारू शकता. नक्की सर नक्की. आणि कोणत्याही कारणास्तव समजा एक वेळा फोन लागला नाही किंवा मी उचलला नाही किंवा कधी बिझी असलो तर तुम्ही निराश न होता नेहमी कधी थोड्या वेळाने फोन लावा पुन्हा किंवा व्हॉट्सअप पण तुम्हाला करू शकतात सर. चालेल. तो 51 नंबर शेवटी आहे तो माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे. येस 9960849951. ओके सर तुमचे खरंच खूपच धन्यवाद. तुम्ही खूप सिस्टमॅटिक माहिती आम्हाला दिली
आणि एक ले पर्सन म्हणजे सर्वसामान्य व्यक्तीला जरी मेडिकल फील्डचं नसेल तरीही त्याला सगळ्या अवयवाबद्दल छान माहिती मिळाली, त्याचं इम्पॉर्टन्स आम्हाला कळालं. त्याबद्दल तुमचे खरंच खूप धन्यवाद. आणि आम्ही परत तुम्हाला रिक्वेस्ट करू की आमच्या वर्गामध्ये अशा प्रकारचे सेशन्स घ्या, म्हणजे आमची मेडिकल बद्दलची जी माहिती आहे ती अजून वाढेल आणि आमच्या साधकांना पण भरपूर माहिती मिळेल. अगदी बरोबर. Thank you so much. मेडिकल Yes. सब्जेक्ट हा इतका व्हास्ट आहे की किती आपण सांगितलं तरी कमीच आहे. तरी कमी. जसं शक्य होईल तसं आपण जितकी नक्की. सिस्टीम सांगितली प्रत्येक सिस्टीमचे हो. स्पेशालिस्ट आपल्याकडे उपलब्ध राहतात, तर त्यांचा आपण राईट लाभ सर. घेऊ. नक्की सर, नक्की. चला, तुम्ही सगळे साधक लोक जुडलेत आजच्या सेशनला, त्याबद्दल तुमचे खूप आभार. ठवकर सरांचे पण खूप आभार, ते आपल्या क्लासमध्ये जुडलेत. आणि मग आपण इथे आजचा वर्ग समाप्तीची घोषणा करतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद. धन्यवाद. हरिओम दादा. हरिओम.